पिछले पार्ट में आपने देखा कि कैसे कीर्ति ने गुफा के अंदर जाकर अपने बदसूरत चेहरे को खूबसूरत बनाया। अब आगे मोहित नाम का एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड सृष्टि के साथ मूवी देखकर लौट रहा था। सृष्टि देखो, अब रात बहुत हो गई है, 12 बजने ही वाले हैं। अब मुझे तुम्हें घर छोड़ देना चाहिए। यार मोहित, तुम इतने अनरोमांटिक क्यों हो? अंधेरी रात में एक खूबसूरत लड़की तुम्हारे साथ है और तुम हो कि घर जाने की बात कर रहे हो। ये सुनते ही मोहित ने ब्रेक लगा दिए। तुम्हारा मतलब है कि मैं अनरोमांटिक हूँ? मतलब नहीं है, तुम वाकई में हो। तो ठीक है, मैं अभी तुम्हें इमरान हाशमी बनकर दिखाता हूँ। मोहित सृष्टि को गोद में उठाकर एक पेड़ के पास ले गया। अरे स्टूपिड, क्या कर रहे हो? मोहित ने सृष्टि को गोद से उतारा और उसे पेड़ से सटा दिया। आउच! अब तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना अनरोमांटिक हूँ। वो अपने चेहरे को सृष्टि के चेहरे के करीब ले जा रहा था। तभी उन दोनों को किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। अचानक से मोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। सृष्टि के पीछे पेड़ की ओट में कोई खड़ा था। मोहित के मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था, तो अब सृष्टि ने भी पीछे पलटकर देखा। उसे देखकर सृष्टि के चेहरे पर भी खौफ उभर आया। तभी उस औरत ने अपना पंजा सृष्टि के सीने में घुसेड़ दिया और उसका दिल निकाल लिया। सृष्टि! रात के 3 बजे राजवीर उस जगह पहुंचा। ओ माय गॉड, इसका तो दिल सीने से गायब है। राजवीर को अब गुफा की दीवार पर लिखी हुई वो सभी बातें याद आने लगी। उसने एम्बुलेंस बुलाकर सृष्टि की लाश को फॉरेंसिक में भिजवा दिया। अगली रात भी 2 बजे के टाइम फिर से राजवीर के पास तलपड़े का कॉल आया। सर, आज फिर से एक लड़की की लाश मिली है, बिल्कुल उसी हालत में। ये सुनकर राजवीर का दिमाग घूम गया। उसने अब देर नहीं की और सुबह होते ही बेरमपुर गांव की तरफ निकल गया। मुझे अब बेरमपुर जाकर ठीक से इस केस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। वो 2 घंटे का सफर तय करके उस गुफा के सामने पहुंचा। कार से उतरते ही उसने देखा कि अब गुफा की दीवार पर लिखे हुए शब्द बदल दिए गए थे। ये क्या लिखा है? वो अब शाप मुक्त हो चुकी है। राजवीर कार में वापस बैठा और फिर गांव की उसी चौक पर पहुंचा। यहाँ आज रामनाथ के साथ एक और बूढ़ा आदमी नजर आ रहा था। दरोगा बाबू, आप फिर से हमारे गांव। हमारे शहर में एक चुड़ैल रोजाना किसी लड़की की जान ले रही है और अब आपके गांव की उस गुफा की दीवार पर लिखा है कि वो शाप मुक्त हो चुकी है। आप लोग प्लीज मुझे अब सब कुछ बता दीजिए। कौन थी रूपरेखा? क्या वो उस गुफा के अंदर कैद थी? और वो आजाद कैसे हुई? उनमें से अब वो बूढ़ा बोलने लगा। ये बात 40 साल पहले की है। रूपरेखा नाम की एक खूबसूरत लड़की हमारे गांव में रहने आई थी। उसके परिवार में कोई नहीं था और वो गांव के लड़कों को अपने प्यार में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठती थी। हमारे गांव में उस टाइम रमेश नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसकी बीवी बहुत ही काली थी। रूपरेखा ने रमेश को भी अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। रूपरेखा ने उससे कहा कि अगर रमेश अपनी बीवी को मार दे तो वो उससे शादी कर लेगी। रमेश ने अपनी बीवी को जान से मारने का फैसला कर लिया और एक रात उसने चाकू से अपनी बीवी पर हमला कर दिया। रमेश, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो तुमसे कितना प्यार करती थी। अपनी सारी संपत्ति भी तुम्हारे नाम कर दी थी मैंने। शुक्रिया, लेकिन अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। तू अपनी शक्ल देख, कितनी काली और बदसूरत है तू। और रूपरेखा एक अप्सरा है। मुझे इस घर में वो चाहिए, तू नहीं। ये सुनकर रमेश की बीवी ने मरते मरते रूपरेखा को श्राप दे दिया। जिस रूपरेखा की वजह से तुमने मुझे मारा है, वो मुझसे भी ज्यादा बदसूरत हो जाएगी और फिर जंगल में बनी उस पुरानी गुफा में एक चुड़ैल बनकर कैद हो जाएगी। चुड़ैल बनने के बाद उसके पास शक्तियां तो होंगी,
लेकिन उनका इस्तेमाल वो सिर्फ उसी गुफा के अंदर कर पाएगी। एक रात मेरे ही जैसी बदसूरत लड़की उस गुफा में जाएगी। वो रूपरेखा को थोड़ा सा मांस भेंट चढ़ाएगी और फिर अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएगी। रूपरेखा को अपनी शक्तियों के जरिए उसको खूबसूरत बनाना होगा, लेकिन विधि ये होगी कि खूबसूरत बनने से पहले अगर उस लड़की ने रूपरेखा का चेहरा देख लिया तो रूपरेखा को उसका खून करना पड़ेगा। इसी तरह जिस रात कोई लड़की रूपरेखा को बिना देखे गुफा से खूबसूरत होकर वापस निकलेगी, उस रात रूपरेखा गुफा से आजाद हो जाएगी। रूपरेखा को फिर से खूबसूरत बनने के लिए 3 खूबसूरत लड़कियों को मारकर उनके दिल को खाना होगा। उसके बाद ही वो खूबसूरत बनेगी और फिर अमर डायन बन जाएगी। ये जानकर राजवीर के होश उड़ गए और अब उसे सब कुछ समझ में आने लगा था। इसी वजह से जो भी लड़की उस गुफा में रूपरेखा के सामने आकर आंखें खोलकर उसे देख लेती थी तो रूपरेखा उसे मार देती थी। लेकिन शायद कीर्ति ने बिना आंखें खोले रूपरेखा से अपना चेहरा खूबसूरत बनवाया, इसीलिए अब रूपरेखा आजाद हो गई है। हाँ, लेकिन अब मैं उसको कैसे रोक सकता हूँ? कैसे उसे पकड़ूं या पता लगाऊं कि वो कहाँ है? तुम्हारी बहन तुमसे कुछ छिपा रही है। क्या मतलब है आपका? रूपरेखा जब तक 3 खूबसूरत लड़कियों को खत्म करके उनका दिल नहीं निकाल लेती, तब तक वो कीर्ति के साथ जुड़ी रहेगी। वो अब भी रात के समय उसके आसपास ही रहती होगी। राजवीर उसी समय वहां से वापस शहर की तरफ आ गया और रास्ते में वो यही सोचता हुआ ड्राइव कर रहा था। वो 2 लड़कियों का दिल निकाल चुकी है। अगर आज रात रूपरेखा ने किसी लड़की का दिल निकाल कर खा लिया तो वो अमर हो जाएगी और आगे भी मौत का ये सिलसिला जारी रहेगा। 2 घंटे के अंदर राजवीर वापस अपने घर पहुंच गया और उसकी निगाहें पूरी तरह कीर्ति के कमरे के दरवाजे पर थी। तुमको सोना नहीं है क्या? आज यही हॉल में बैठे रहोगे? मैं केस के बारे में सोच रहा हूँ। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। श्वेता झुंझलाती हुई कमरे में चली गई और राजवीर वहीं बैठा रहा। धीरे धीरे अब रात के 10 बज गए थे। अभी तक कीर्ति के कमरे में तो कोई हलचल ही नहीं हुई। कहीं मैं कीर्ति पर गलत शक तो नहीं कर रहा? तभी उसे किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज सुनाई देने लगी। उसका माथा ठनका और वो सोफे से उठकर दबे पांव कीर्ति के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उसने की होल से झांक कर देखा। कीर्ति, तुमको बस आज रात मेरी एक मदद करनी है, उसके बाद मैं अमर हो जाऊंगी। क्यों नहीं करूंगी? आखिर तुम्हारी वजह से ही तो मुझे ये नई जिंदगी मिली है। ये देखकर राजवीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। रूपरेखा जैसी भयानक चुड़ैल से उसकी बहन कीर्ति बिना डरे कितने आराम से बात कर रही थी। मुझे अभी से खत्म कर देना चाहिए। उसने अपनी गन निकाली, झट से दरवाजा खोल दिया। कीर्ति, हटो उसके पास से। भैया! वो राजवीर को डराने की कोशिश कर रही थी। तभी राजवीर ने उस पर 3 गोलियां चला दी। भैया नहीं! लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ और वो खिड़की से कूदकर भाग गई। कीर्ति, मुझे बताओ कि उसे कैसे मारा जा सकता है? उस पर तो गोलियों का असर ही नहीं हुआ। आप क्यों उसे मारना चाहते हैं? उसने मुझे बदसूरती से निजात दिलाई है और आप? लेकिन वो अब निर्दोष लड़कियों को क्यों मार रही है? मुझे उसे खत्म करना ही पड़ेगा। अगर आप उसे मारना चाहते हैं तो चला दीजिए मुझ पर गोलियां, क्योंकि जब तक वो खूबसूरत नहीं बन जाती उसकी जिंदगी मेरी जिंदगी से जुड़ी है। यह सुनकर राजवीर के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। भैया, आप मुझे नहीं मार सकते। सिर्फ आज रात, मैं बस आज रात उसकी मदद करने वाली हूँ। एक और लड़की के दिल को खाने के बाद वो मेरी जिंदगी से अलग हो जाएगी। उसके बाद वो अमर हो जाएगी? हाँ। मैं अपनी बहन को नहीं मार सकता, नहीं मार सकता मैं।
लेकिन किसी निर्दोष लड़की को मरने भी नहीं दे सकता। ये कहकर राजवीर भी अब घर से निकल गया। राजवीर कुछ दूरी के फासले से उसका पीछा कर रहा था। कीर्ति कॉलोनी के पीछे वाले जंगल में जाकर रुकी। रिद्धिमा, तू अभी तक घर से नहीं निकली क्या यार? नहीं, मैं तो रास्ते में ही हूँ, लेकिन वो लड़का कौन है जो मुझसे मिलने के लिए इतना बेकरार हो रहा है? पैसे वाली पार्टी तो है ना? अरे बहुत पैसे वाला है, मेरी गली में ही रहता है। तू बस जल्दी से आ जा, तुम दोनों को मिलवा दूं, फिर मेरा काम खत्म। राजवीर अभी भी छिपकर सब कुछ देख रहा था। तभी रिद्धिमा भी वहां पर पहुंच गई। लो, मैं तो आ गई, तू बता अब वो लड़का कहाँ है? बुलाती हूँ मेरी प्यारी सहेली, बस 1 मिनट रुक। आ जाओ रूपरेखा, आ जाओ, तुम्हारा शिकार सामने है। ये तू क्या कर रही है? मुझे माफ करना यार, लेकिन मैं मजबूर थी। तभी वहां पर काला चोगा पहने रूपरेखा चुड़ैल आ पहुंची और उसे देखकर रिद्धिमा थर थर कांपने लगी। आ जाओ, तुम्हें खूबसूरत मौत देती हूँ। तभी वहां पर राजवीर पहुंच गया और उसने रिद्धिमा को रूपरेखा से अलग कर दिया। रूपरेखा, मैं शहर का एक इंस्पेक्टर हूं और मैं तुम्हें अब और निर्दोष लोगों को खत्म करने नहीं दूंगा। तू मुझे नहीं मार सकता राजवीर। ऐसा कहकर उसने राजवीर को धक्का दे दिया और रिद्धिमा को फिर से दबोच लिया। मुझे बचा लो, प्लीज बचा लो मुझे इस चुड़ैल से, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। राजवीर को अब अपनी वो शपथ याद आ रही थी जो उसने पुलिस ज्वाइन करते वक्त ली थी। अगर आज मैंने अपनी बहन की जान बचाने के लिए इस चुड़ैल को नहीं रोका तो इस लड़की की मौत का जिम्मेदार मैं बनूंगा और ये मौत का खेल आगे भी जारी रहेगा। कीर्ति, मैं फर्ज के आगे मजबूर हूं मैं। ये सुनकर कीर्ति हैरान रह गई। रूपरेखा अभी भी भयानक तरीके से हंस रही थी और रिद्धिमा के चेहरे को खरोंच रही थी। तभी राजवीर ने कीर्ति को गोली मार दी। नहीं! कीर्ति जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। राजवीर के हाथ से गन छूट गई और वो भी आंसू बहाने लगा। यहां कीर्ति की जान निकली और रूपरेखा बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगी। तूने ये ठीक नहीं किया। रिद्धिमा डरकर राजवीर के पास आ गई। जोरों की तूफानी हवाएं चलने लगी। एक झोंका ऐसा आया कि रूपरेखा को अपने साथ एक ही झटके में उड़ा ले गया। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। वो अब वापस तो नहीं आएगी? अब वो वापस गुफा में जा चुकी है, उसी श्राप में वापस बंध चुकी है। ये कहकर राजवीर की नजर कीर्ति की लाश पर पड़ी और फिर से उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो रात का समय था। आलोक अपने दोस्त नितिन के साथ जापान के होटल में था। नितिन बेड पर लेटा हुआ सोने की तैयारी कर रहा था, मगर आलोक कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। रात के 1 बज रहे हैं आलोक, इतनी रात को तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? अरे यार, कल वैसे भी हम दोनों इंडिया वापस चले जाएंगे और पूरा 1 हफ्ता हम दोनों का बिजनेस ट्रिप में ही बीता है। यार तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि तुम जापान पहली बार आए हो। हम दोनों अपने बिजनेस के सिलसिले में जापान तो आते जाते रहते हैं। मुझे पता था तुम ऐसी ही बोरिंग बातें करोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने साथ चलने के लिए नहीं कहा। अगर मैं तुमसे कहता तो तुम इनकार कर देते। आधी रात का समय हो चुका है, सर्दी अपनी चरम सीमा पर है। मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं इतनी रात को जापान की सूनी गलियों में भटकता फिरूंगा? इन सूनी गलियों के आगे एक बहुत अच्छा इंडियन कैफे भी पड़ता है, मैं बस वहीं तक जा रहा हूँ। मेरे दोस्त, ये हमारा देश नहीं है बल्कि पराया देश है। इतनी रात में इस पराये देश में अकेले घूमना क्या सही होगा?
बोला ना यार, टेंशन मत ले, कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर आलोक अपने होटल से बाहर निकल आया। होटल के आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था। दरअसल आलोक जिस होटल में ठहरा हुआ था, उस होटल के करीब 1 किलोमीटर दूर पर एक इंडियन कैफे था। आलोक को उस कैफे की कॉफी बहुत पसंद थी। आलोक और नितिन दोनों बिजनेस पार्टनर्स थे। वो अपने बिजनेस के सिलसिले में जापान आते जाते रहते थे। आज आलोक और नितिन का जापान में आखिरी दिन था और कल सुबह 9 बजे की फ्लाइट से वो दोनों इंडिया निकलने वाले थे। आलोक की नजर सड़क पर किसी टैक्सी की तलाश में थी कि तभी उसे एक टैक्सी वाला मिल गया। टैक्सी वाला भी इंडियन था। कहाँ जाना है साहब? यहाँ से 1 किलोमीटर दूर इंडियन कैफे नाम का एक कैफे पड़ता है, मुझे वहाँ तक जाना है। अच्छा ठीक है साहब, बैठ जाइए। वैसे भी मैं घर ही जा रहा था, अब वहाँ से होते हुए घर चला जाऊंगा। आलोक टैक्सी के अंदर बैठ गया। कुछ देर बाद टैक्सी वाले ने आलोक को उस इंडियन कैफे के सामने उतार दिया और आलोक की ओर बहुत गौर से देखता हुआ बोला, एक बात बोलूं साहब, बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे भाई, तुम हमारे देश के हो और मैं अपने देश के लोगों की बातों का विदेश में खास तौर पर बुरा कभी नहीं मानता। रात के 1 बज रहे हैं साहब और वापसी में शायद अब आपको कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी। आप अकेले भी हो तो मेरी एक सलाह मानिएगा, आप अकेले अपने होटल मत चले जाना। इतना कहकर टैक्सी वाला वहां से चला गया। आलोक ने टैक्सी वाले की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो कैफे के अंदर चला गया और वहां करीब आधे घंटे तक बैठा रहा। आधे घंटे बाद उसे नींद आने लगी। आलोक कैफे के बाहर निकल आया, मगर उसने देखा कि वहां पर अब कोई भी टैक्सी मौजूद नहीं थी। अगर टैक्सी का इंतजार किया तो शायद सुबह तक मुझे इंतजार ही करना पड़े। पैदल ही चला जाता हूँ। इतना बोलकर आलोक होटल की ओर पैदल ही निकल गया। आलोक एक गली के पास पहुंचा ही था। आलोक ने देखा कि एक जापानी सुंदर लड़की गाउन पहने हुए वहां थी। उस लड़की ने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा था। इतनी रात में उस लड़की को देखकर आलोक बुरी तरह से चौंक गया। वो धीरे धीरे कदमों से उस लड़की के पास चला गया। वो लड़की आलोक को बड़े रहस्यमयी अंदाज में देखने लगी। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आपको तो बहुत अच्छी हिंदी भी आती है, मगर आप इंडियन तो है नहीं। मैं हर देश की भाषा बोल सकती हूँ। सच बताओ, क्या तुम मेरी मदद के इरादे से ही मेरे पास आए हो? अब आप जब पूछ रही हैं तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने आप जैसी सुंदर लड़की अपने जीवन में नहीं देखी। तुमने तो मेरा चेहरा भी नहीं देखा। मैंने तो अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा है। आपकी आंखें बहुत कुछ बता रही हैं। यानी आपने आंखों से ही अंदाजा लगा लिया कि मैं कितनी सुंदर हो सकती हूँ। अगर मैं अपना मास्क चेहरे से हटा लूं, तो क्या आप मेरी सुंदरता की तारीफ करोगे? मुझे सुंदरता की तारीफ करना अपनी तारीफ सुनने से ज्यादा पसंद है। आलोक की बात सुनकर वो लड़की आलोक की ओर बहुत गौर से देखने लगी। अचानक उस लड़की ने अपना मास्क अपने मुंह से उतार दिया। उस लड़की का भयानक चेहरा देखकर आलोक के गले से एक जोरदार चीख निकल गई। अगले दिन पुलिस को आलोक की लाश उसी गली के नुक्कड़ पर मिली। आलोक के दोस्त नितिन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ सरकारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके वो अपने दोस्त की लाश इंडिया ले आया। आलोक के परिवार वालों ने नम आंखों से आलोक का अंतिम संस्कार कर दिया। मगर इस घटना के 5 महीने बीतने के बाद भी आलोक के छोटे भाई राहुल को अपने भाई की मौत पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके दोनों दोस्त अंजू और अर्जुन राहुल को समझा समझा कर तंग आ चुके थे। अब बस भी कर यार राहुल, तेरे भाई की मौत एक हादसा थी। कब तक अपने भाई को याद करके रोता रहेगा? मेरा दिल नहीं मानता अर्जुन। भैया मुझे बहुत प्यार करते थे। जिस रात उनकी मौत हुई उसके दूसरे दिन भैया घर आने वाले थे। अब इन बातों से क्या फायदा है राहुल? मुझे ये सोच सोच कर गुस्सा आ रहा है
कि भैया की लाश बड़ी भयानक अवस्था में जापान की गलियों में मिली और पुलिस ने कोई भी इंक्वायरी नहीं की। राहुल, जापान की पुलिस कोई नकारा नहीं है। अगर उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं की तो उसका भी कोई कारण हो सकता है। अरे तू अपने दिमाग पर इतना जोर मत डाल यार। मैंने फैसला कर लिया है, मैं कल जापान जाऊंगा। मैं अपने भाई की मौत का रहस्य स्वयं पता लगाऊंगा और जिसने भी मेरे भाई की हत्या की है उसे हथकड़ियां पहनवा कर ही रहूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? जापान हमारी कंट्री नहीं है। मुझे बस अपने भाई के हत्यारे को पकड़वाना है अंजू, और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है राहुल, लेकिन हम दोनों तुम्हें अकेले जाने नहीं देंगे। हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अगले दिन राहुल अर्जुन और अंजू को लेकर पहली फ्लाइट पकड़कर जापान चला गया। जापान पहुंचकर राहुल ने रहने के लिए उसी होटल को चुना जिस होटल में उसका भाई आलोक रुका हुआ था। राहुल, हम जापान तो पहुंच गए, लेकिन जिस रूम में हम ठहरे हुए हैं उसी रूम में आलोक और नितिन ठहरे हुए थे। लेकिन अब आगे क्या करना है? तुम कैसे पता करोगे कि तुम्हारी भाई की रहस्यमयी परिस्थिति में मौत कैसे हुई? आज रात हम उसी जगह पर चलेंगे जहां मेरे भाई की डेड बॉडी मिली थी। मुझे पूरा यकीन है कि हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। रात 8 बजे के बाद राहुल, अंजू और अर्जुन जापान की गलियों में टहलने लगे। राहुल जिस किसी भी व्यक्ति से 5 महीने पहले अपने भाई की हत्या के बारे में कुछ पूछताछ करता तो वो व्यक्ति डर की वजह से बगैर जवाब दिए ही वहाँ से चला जाता। उन सबको डरा हुआ देखकर अर्जुन को बहुत ही अजीब महसूस होने लगा। अर्जुन राहुल की ओर देखकर बोला, मेरी समझ में नहीं आता राहुल कि यहाँ के लोग तुम्हारे भाई की मौत के बारे में सुनकर डर क्यों जा रहे हैं। कोई भी जवाब देने को तैयार ही नहीं है। मुझे तो लगता है कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। मुझे भी ऐसा ही लगता है राहुल। मैंने यहाँ की पुलिस से भी तुम्हारे भाई के बारे में जानकारी ली, लेकिन वो भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। रात के अंधेरे में राहुल उस जगह को गौर से देखने लगा जहाँ पर उसके भाई की लाश 5 महीने पहले जापान पुलिस को बरामद हुई थी। मुझे लगता है कि हमें वापस इंडिया चलना चाहिए। तुम अपने भाई की मौत को भूल जाओ। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ के लोग कुछ भी बोलने से डर क्यों रहे हैं। राहुल ने इतना बोला ही था कि तभी उन तीनों के कानों में एक बूढ़ी स्त्री की आवाज टकराई। तुम्हें यहाँ पर कोई कुछ नहीं बताएगा। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो अपने देश वापस लौट जाओ। उन तीनों ने देखा कि एक बूढ़ी जापानी औरत जिसकी उम्र लगभग 80 वर्ष के आसपास होगी, उन सबको अजीब सी नजरों से देख रही थी। आपको हिंदी भी आती है? हाँ, मुझे हिंदी आती है क्योंकि यहाँ पर बहुत से हिंदुस्तानी सैलानी घूमने के लिए आते रहते हैं। मैं अपनी जवानी में गाइड हुआ करती थी। 5 महीने पहले मेरे भाई की लाश इसी जगह पर मिली थी। मैं सब जानती हूँ। यहाँ का कोई भी नागरिक तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि सब लोग उससे डरते हैं। आज तक जिस किसी ने भी उसे देखा वो जिंदा नहीं बचा, और जो जिंदा बचा वो बताने के लायक नहीं रहा। आप क्या कह रही हैं? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बरसों पहले हमारे जापान में कुचिसा के ओना नाम की एक जवान और अत्यधिक सुंदर स्त्री रहा करती थी। कहते हैं कि उसका पति अपनी पत्नी कुचिसा के ओना के ऊपर शक किया करता था। धीरे धीरे उसका शक इतना बढ़ गया कि उसने कुचिसा के ओना के चेहरे की सुंदरता को बिगाड़ दिया। उसने कैंची से उसके मुंह को चीर दिया। ज्यादा रक्त बहने की वजह से कुचिसा के ओना की मौत हो गई, मगर वो मर के भी नहीं मरी। वो आज भी मास्क पहनकर वही कैंची लेकर जापान की गलियों में टहलती है। अगर कोई बच्चा या जवान व्यक्ति उसे दिख जाता है तो वो अपना मास्क हटाकर उससे पूछती है कि क्या वो सुंदर है या नहीं। अगर व्यक्ति हाँ बोल देता है तो वो वही कैंची लेकर उसका चेहरा भी अपने जैसा ही कर देती है और वो मर जाता है।
और अगर कोई ना बोल दे तो वो उसे जान से मार देती है। दोनों ही हालत में मौत पक्की है। तो आप कहना चाहती हैं कि मेरे भाई को उसी स्त्री ने मारा है जो मर चुकी है? हाँ, क्योंकि तुम जिस जगह पर खड़े हो, कुची साके ओना उसी घर में रहा करती थी। उस बूढ़ी स्त्री ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक वहां पर ठंड बढ़ गई और तेज हवाएं चलने लगी। वो बूढ़ी औरत वहां से चली गई। मुझे उस बूढ़ी औरत की बातों में सच्चाई लग रही थी राहुल। हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैं इन बकवास बातों को नहीं मानता। राहुल ने इतना कहा ही था कि तभी उस घर से एक बहुत ही सुंदर स्त्री गाउन पहनी हुई धीरे धीरे कदमों से चलती हुई उन तीनों के पास आ गई। अर्जुन उसकी आंखें देखकर सम्मोहित सा हो गया। वो सुंदर स्त्री बहुत ही गौर से उन तीनों की ओर देखने लगी। अचानक उस सुंदर स्त्री ने अपने चेहरे से मास्क हटा लिया। मास्क हटते ही उन तीनों के गले से एक जोरदार चीख निकल गई। उस स्त्री के होठों के दोनों किनारे बुरी तरह से कटे और चीरे हुए थे। अचानक वो बड़े ही भयानक अंदाज में हंसते हुए उन तीनों की ओर देखकर बोली, तुम तीनों को मैं कैसी लगी? उसकी बात सुनकर उन तीनों ने जैसे ही वहां से भागने की कोशिश की, उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि उनके पैरों को किसी ने बुरी तरह से पकड़ रखा हो। तुम तीनों नहीं भाग सकते जब तक तुम ये नहीं बताते कि मैं तुम्हें कैसी लगी। क्या मैं सुंदर नहीं लगी? हाँ, तुम सुंदर हो, बहुत सुंदर हो। सच? तब तो तुम्हें भी मेरे जैसा दिखना चाहिए। इतना बोलकर उस भयानक स्त्री ने अपने हाथ में पकड़ी कैंची से अर्जुन के दोनों होठ काट कर फाड़ दिया। अर्जुन की तड़पते हुए मौत हो गई। हमें यहाँ से जाने दो प्लीज। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। पहले ये बताओ कि मेरा चेहरा तुम्हें कैसा लगा? तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर है, लेकिन चेहरे का आधा हिस्सा बड़ा ही भयानक है। अंजू ने इतना कहा ही था कि तभी उस भयानक स्त्री ने क्रोधित होते हुए कैंची से अंजू की गर्दन काट दी। अंजू गिर पड़ी। राहुल डर से थर-थर कांपता हुआ बोला, तुमने ही मेरे भाई को मारा था ना? कौन हो तुम और तुम सबको मार क्यों रही हो? मगर उस भयानक स्त्री ने राहुल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हें सुंदर दिखती हूँ या नहीं दिखती हूँ? नहीं, तुम इतनी कुरूप हो कि तुम्हारे जैसी बदसूरत स्त्री सारे संसार में नहीं मिलेगी। विश्वास नहीं होता तो एक बार खुद का चेहरा आईने में देख लो। राहुल ने इतना कहा ही था कि तभी उस स्त्री ने अपनी कैंची राहुल के पेट में घुसेड़ दी। अगले दिन जापान पुलिस को उन तीनों की लाश उसी गली में मिली और वही बूढ़ी स्त्री जापान पुलिस को बता रही थी, मैंने इन तीनों को सचेत किया था कि ये कुची साके ओना का इलाका है, मगर ये सब नए जमाने के बच्चे थे। इन्हें इनकी मौत यहाँ तक खींच लाई। उन तीनों की लाश का पोस्टमार्टम करके उनकी लाश भी इंडिया भिजवा दी गई। कुची साके ओना का आज भी जापान की गलियों में भय कायम है।